तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि टू प्लेट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन बोला गया है, 10 mm थिकनेस दी गई है, विड्थ 100 mm एंड 175 mm बोली गई है रेस्पेक्टिवली, आर फिलेट वेल्ड बोला गया है, ठीक है। एंड परमिसेबल वेल्ड स्ट्रेस दी गई है तुम्हें 110, और परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील दी गई है 150। अब लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है तुम्हें, ठीक है, एज पर इतना इतना। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, पहली बात देखो तो हमें साइज ऑफ वेल्ड नहीं दी हुई है, ठीक है, तो बिना साइज ऑफ वेल्ड के तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुमने पढ़ा होगा स्क्वायर एज और राउंड एज, ठीक है। तो अब स्क्वायर एज और राउंड एज के केस में हम लोग कितना कितना लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर एज के केस में देखो हम लोग जो साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं वो T-1.5 mm लिखते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर एज कब बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग दो प्लेट्स को अगर हम लोग क्या बोलते हैं वेल्ड करेंगे, तो पहली बात देखो, अगर हम लोग यहाँ पे वेल्ड किए हैं इसको, ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर एज क्या है ना, यही वाली जो एज है तुम्हारी, इसे ही हम लोग स्क्वायर एज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल ये हो गया कॉन्सेप्ट अपना, ये भी स्क्वायर एज ही हो गया। अब राउंड एज हम लोग किसको बोलेंगे ना, राउंड एज हम लोग बोलते हैं कभी अगर आप लोग एंगल देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से करके इस तरीके से है, ठीक है। अब इस एंगल को अगर आप लोग यहाँ पे वेल्ड करोगे ना इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे वेल्ड मटेरियल जो है, आपने ये वाला वेल्ड मटेरियल दिया, तो ये हो गया आपका राउंड एज। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि स्क्वायर एज के लिए तो हम लोग इतना लिखते हैं, राउंड एज के लिए हम लोग कितना लेते हैं। तो यहाँ से देखो तुम्हें तुम्हारा एस मिल जाएगा, मतलब कि ये साइज ऑफ वेल्ड मिल जाएगा। अब हमें टी चाहिए ना, थ्रोट थिकनेस, तो टी इज इक्वल्स टू के एस लिखते हैं, ठीक है। अब ये टी इज इक्वल्स टू के एस लिखते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट जनरल कन्वेंशन हम लोग का क्या है कि जो थीटा की वैल्यू होती है ना, थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो 60 से अगर 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए हमारा 0.7 हो जाता है इंटू एस। एस क्या हो जाएगा ना, T-1.5, ठीक है। तो यहाँ से हमें टी की भी वैल्यू मिल गई। अब बात हो जाएगी तुम्हारी ना इस तरीके से लिखने की जो हमने पहले बताया। पहले देखो पी मैक्स हम लोग का कितना हो जाएगा ना, प्लेट पे जो मेरा लोड आएगा, प्लेट पे हम लोग मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील, मतलब कि यहाँ 150 इंटू एरिया, मतलब बी इंटू टी, ये तो प्लेट का हो गया, यही मेरा अगर हम पी मैक्स हो गया, ठीक है। अब ये पी मैक्स हम लोग प्लेट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसे झेलेगा कौन, इसे झेलेगा तो मेरा वेल्ड ही ना झेलेगा, वेल्ड मटेरियल, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग को वेल्ड का अगर हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, तो वेल्ड का अगर हम लोग ये पी मैक्स को मेरा वेल्ड झेलेगा, तो पी मैक्स इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, वेल्ड पे स्ट्रेस जो आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस, तो यही हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो परमिसिबल हम लोग क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे दिया तो नहीं है, तो परमिसिबल निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ना, एफ वाई बाय, चूँकि ये फिलेट वेल्ड है तो सीयर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा F/√3 गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर ये बट वेल्ड होता बाय चांस एक बार को, तो यहाँ पे सिर्फ Fy/गामा एम डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब यहाँ से आप लोग क्या करना, एल निकाल लेना, वही तुम्हारा लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो सीधा देखो, आप लोग यहाँ पे रिवेट वैल्यू निकालने बोली है, तो रिवेट वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लेना। यहाँ पे देखो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दी गई है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस दी गई है। तो एक बात को गौर करो, यहाँ पे अब रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स आने लगे हैं। तो यहाँ पे बात करो, ये जो रिवेट है ना तुम्हारी, ये डबल शेयर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डबल कवर प्लेट है, तो एक बार शेयर यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, मैंने बता चुका है आप लोग को, ठीक है। तो डबल शेयर है, तो यहाँ पे ट्वाइस इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे जो शेयरिंग पे जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है ना, यहाँ पे परमिसिबल शेयर 90 दी हुई है, तो यहाँ 90 रख देना। तो यहाँ पे तुम्हारा शेयर पे तुम्हारी शेयर पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बियरिंग पे जो तुम्हें अगर वैल्यू चाहिए, तो बियरिंग पे जो तुम्हारी दी हुई, अगर मान लो उसे मैं बी मानता हूँ, जो कि हालांकि यहाँ 270 दिया हुआ है,
तो बियर मेरा कितना करेगा ना, ये जो बियर भी मेरा ऐसे लगेगा ना इसके अलोंग, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डाया ऑफ होल होगा डी नॉट इंटू ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ अगर देखो तो 8 8 16 और यहाँ पे 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ दोनों में से जो कम आएगी वो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी रिवेट वैल्यू, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन देख के ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये इंटरैक्शन कर्व का रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कि जब भी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एक्ट करती है ना, जैसे कि मान लो शियर के साथ टेंशन एक्ट कर रही है या शियर के साथ टॉर्जन एक्ट कर रही है, कंबाइंड तुम्हारा स्ट्रेसेस लग रहा है ना, तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए इंटरैक्शन कर्व का यूज़ करते हैं। मैं लिख देता हूँ इंटरैक्शन कर्व, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्मूला है आप लोग ऐसे याद रखना कि पहले हम लोग लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू अपॉन डिज़ाइंड वैल्यू, ठीक है। तो एक बार को दो फार्मूला आप लोग यहाँ पे देखो, देख लो, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग एक बार यहाँ पे लिखेंगे शियर का एक्चुअल अपॉन शियर का डिज़ाइन, ठीक है, प्लस यहाँ पे टेंशन का एक्चुअल अपॉन टेंशन का डिज़ाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा ना, ये एक जो है प्लस करके, ठीक है, इसे हम लोग लेस देन एंड इक्वल्स टू, एक बार इसे हम लोग 1 बोलते हैं, ठीक है, 1.4, ठीक है, 1.4 बोलते हैं। और एक बार देखो यहाँ पे क्या है ना, वी एक्चुअल अपॉन वी डिज़ाइंड का होल स्क्वायर प्लस टी एक्चुअल अपॉन टी डिज़ाइन का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम ही चीज़ होगा, मेरा एक ही कर्व को डिनोट करेगा, बस फ़र्क ये होता है कि ये जो 1.4 वाला केस है ना, ये तुम्हारा WSM के लिए होगा, ठीक है, और ये 1 वाला जो केस है ये LSM के लिए होगा, ठीक है। अब अगर एक बार को किसी को डाउट होता है कि यहाँ पे 1 और 1.4 वाला कैसे रिमेंबर रखें, तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे रिमेंबर रखा है आपको वैसे मैं बता सकता हूँ कि ये देखो, ये जो 1 है ना, 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, और L ऐसे लिखता है, तो L को हम लोग 1 आराम से बना सकते हैं। तो ये 1 वाला केस जो है वो LSM में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर का भी बताऊंगा, बाकी बचा हुआ WSM में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो WSM में ऑलरेडी हम लोग 1.4 ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। तो वहाँ जो भी आप लोग गौर किए होंगे स्ट्रक्चर, अगर RCC में पढ़े होगे, WSM से जो भी डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग का फेलियर का चांसेस कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर सेफ्टी मान चुके होते हैं, ठीक है, लोड का। तो उतना लोड कभी लगना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा मान चुके हैं, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो LSM में देख लो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। तो ये बस एक तरीका मैंने बताया याद रखने का, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टील फ्लैट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ साइज इतना इतना इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट बाय 3 बोल्ट ईच हैविंग शियर कैपेसिटी इतना, होल्स इतना, इफ द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन फ्लैट इज इतना, द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द फ्लैट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम टेंशन निकालना है अप्लाइड टू द फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ये कन्वेंशनल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं किसी स्टेट एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम क्या करना है कि पहले तो तुम्हें देखो यहाँ पे शियर कैपेसिटी ऑफ ईच बोल्ट दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो कितनी बोल्ट दी हुई है, तुम्हें 3 दी हुई है। तो शियर कैपेसिटी ऑफ ईच बोल्ट अगर 3 दी हुई है, तो अगर मेरा बोल्ट फेलियर केस हम लोग मान लेते हैं, तो उसे फेलियर करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा ना, 3 इंटू कितनी दी हुई है मेरी शियर कैपेसिटी ऑफ ईच बोल्ट ना, 15 दी हुई है। तो बोल्ट को हम लोग को फेल करने के लिए 45 का लगाना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि प्लेट अगर फेल होने से, ठीक है, तो ये तो मेरा मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन प्लेट के लिए हम लोग एक तो बोल्ट के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग प्लेट फेलियर की बात करें, तो एक देखो आपका कैसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे आपका 3 तरह के पाथ बनेंगे, ठीक है। एक तो मान लो वो ऐसे ही फेल हो गया, ठीक है। अब एक मान लो एक पाथ ये हो गया, ठीक है। अब मान लो एक पाथ ऐसे
ये बोल्ट इसको भी लेके फेल किया, मतलब 3 पाथ होंगे, ठीक है। तो तीनों पे हम लोग यहाँ पे टीयरिंग वाला निकाल लेंगे। तो टीयरिंग वाला अगर एक का मैं करके दिखाता हूँ, मान लो सेकंड वाले केस का दिखाता हूँ, ये वाला जो है इसका दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा देखो उस फेलियर लाइन पे मेरा कितने बोल्ट है, 2 बोल्ट है। तो ए नेट हम लोग कितना लिखेंगे ना, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो ये एन मेरा कितना है ना, 2 बोल्ट है, तो बी माइनस 2 डी नॉट इंटू टी। टी मेरा क्या है ना, थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सिग्मा टी लिखें, मतलब कि टेंशन पे मेरा स्ट्रेस कितना लगेगा, तो टेंशन पे स्ट्रेस लगाने के लिए हम लोग को परमिसिबल कितना दिया हुआ है, 150 इंटू एरिया निकाल देंगे, एरिया लिख देंगे। तो ये वाला एरिया इस पे आ जाएगा। उसी तरीके से आप लोग पहला और तीसरा केस भी करना, तो इनमें से जो मिनिमम आएगा ना वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है कि यार ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर तुमसे यही केस पूछा गया है। यहाँ पे तुम्हें तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फिर से वही केस हो गया। एक तो डायरेक्ट शेयर बनेगा और एक एफटी बनेगा, टॉर्जनल फोर्स, क्योंकि ये घुमाने वाला टेंडेंसी फिर से आ रहा है। तो वहीं पे जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला होता था वही यूज़ करके आप लोग लिख देना। तो यहाँ पे बस तुम्हें दिक्कत होगी एफटी निकालने में। तो एफटी मैंने तुम्हें क्या बताया था ना, राम जी वाला फार्मूला, ठीक है। तो राम जी वाला फार्मूला से आप लोग आर कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे आर भी सेम होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पूरा सिमेट्रिकल है इसका रिवेट कनेक्शन। तो इसका सी जी से सारे रिवेट का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल आर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आर तो आप लोग का सेम होगा, राम जी आप लोग इस तरीके से करके निकाल सकते हो। मतलब कि आप लोग एम ए आर अपॉन जे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एम ए आर अपॉन समेसन ऑफ ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कि ये तो 4 टाइम्स होगा, यहाँ पे ए एक कट जाएगा, क्योंकि सबका मेरा बड़ा रिवेट सेम है। तो यहाँ पे 4 आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक बार आर कटेगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एम ए आर ही होगा, एक आर कट जाएगा, ये एक कट जाएगा। तो यहाँ पे एम बाय 4 आर, तो ये हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप लोग वो वाला फार्मूला लगा देना जो मैंने आपको बताया था कि एफ डी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डी इंटू एफ टी कॉस थीटा, उसका अंडर रूट, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग देख लो स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देखो, तब तक पढ़ो, मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यहाँ पे एंड रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। एंड रिटर्न यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा कि टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड तो मेरा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाँ, तो इसमें उतना कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, सेफ लोड पूछा है। जितना कुछ दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग के पास t इज इक्वल्स टू 0.7s करके लिख देंगे। s तुम्हारा 6 mm दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 6 mm। उसके बाद आप लोग लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना, ये जो मैंने दिखाया आपको ये वाला लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेफ लोड निकालने के लिए तुम्हें जो सिग्मा परमिसिबल कितना दिया हुआ है 108 इंटू आप लोग कितना करोगे रेजिस्टिंग एरिया, तो रेजिस्टिंग एरिया वेल्ड का कितना होगा L इंटू टी होगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल लेना सेफ लोड, यही जो आएगी आपकी सेफ लोड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो ये ना लोड ना लगा के सीधा आपका मोमेंट लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा ना, सिर्फ सब पे टॉर्जनल शियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्जनल शियर मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ एफ टी डेवलप होगा। अब एफ टी डेवलप होगा तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे ना, राम जी, सिंपल राम जी, ठीक है। तो राम जी का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो अरेंज करके रीअरेंज करके एम ए आर अपॉन समेसन ऑफ ए आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इक्वल आ जाएगा सब कुछ, तो एम ए आर अपॉन बोल्ट का डाया अगर इक्वल है तो ये 4 आर स्क्वायर हो जाएगा 4 ए। अब ये ए कट जाएगा, एक आर इधर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एम बाय 4 आर। अब इस एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर
आ जाएगा। आर आप लोग आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे देख लो ये जो सी जी से जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी, सी जी भी मिड पॉइंट पे लाई करेगी, मतलब 100/2 50 पे लाई करेगी, क्योंकि दोनों एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब देखो चलते 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 हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिखेगा ना, एक सेकेंड